हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीटेट और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक परीक्षा में सीधे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हिंदी वर्णमाला। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। इन्हीं वर्णों या ध्वनि के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। मूलतः वर्णमाला को हम दो मुख्य भागों में बांटकर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्णमाला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के देखेंगे। नंबर 1 इज स्वर एंड दूसरा है व्यंजन और तीसरा होगा अयोगवाह। स्वर जो होता है वो 11 होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है तथा अयोगवाह जो होते हैं वो 2 होते हैं। स्वर में मुख्यतः 11 वर्ण आते हैं। अयोगवाह में अंग और आह होता है। अंग को हम अनुस्वार और आह को विसर्ग भी कहते हैं और बाकी जितने भी वर्ण बचते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल स्वर का वर्गीकरण देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। यह वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसीलिए वीडियो को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्वर का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने पहले ही स्वर की परिभाषा बता दिया है। अब हम देखेंगे स्वरों की संख्या तो मूल रूप से 11 होती हैं, लेकिन इन्हें कई आधार पे भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण होगा मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर पहला होगा ह्रस्व स्वर। नंबर दूसरा होगा दीर्घ स्वर एंड नंबर तीसरा होगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग आमतौर पर संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी व्याकरण में मूल रूप से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग हमें संस्कृत में वेदों में देखने को मिलता है। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं
जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर में हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें अंक 3 का प्रयोग करते हैं। मतलब प्लुत स्वर में किसी एक वर्ण को दीर्घ रूप से उच्चारित किया जाता है। नंबर पहला जो है ह्रस्व स्वर, वो मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर को हम 4 की संख्या में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 4 और 3 की संख्या में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अ, ई, उ। इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो बाकी दीर्घ स्वर हैं, आई, आए, ओ, आओ, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर का डिफिनीशन भी हम अभी देखेंगे। इससे पहले हम प्लुत स्वर आपको बता देते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जैसे अगर प्लुत स्वर के उच्चारण का हम एग्जाम्पल देखें तो होगा जैसे ओम। ओम में हम ओ वर्ण को बहुत दीर्घ तक उच्चारित करते हैं। अब हम संयुक्त स्वर का डिफिनीशन देखते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात दो स्वरों के मेल से बने स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ए, आई, ओ, आओ। अगर हम ए की बात करें तो ये भी 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। आ प्लस अगर छोटी ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, और अगर हम आ प्लस आई को मिला दें तो आई बन जाता है। और इसी तरह अगर हम आ प्लस ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, और अगर हम आ प्लस ओ को मिलाते हैं तो औ बनता है। ये हो गए संयुक्त स्वर। दूसरा वर्गीकरण हम जिह्वा के भाग के आधार पर करते हैं। सेकंड पॉइंट इज जिह्वा मीन्स जीभ होता है। जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम बात करते हैं जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो इसमें हम 3 प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत करेंगे। अगर हम बात करें तो जिह्वा में हम कुछ वर्णों को जीभ के आगे के भाग से उच्चारित करते हैं। कुछ वर्ण ऐसे
होते हैं जो जीभ के मध्य से बोले जाते हैं और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। तो इसी आधार पे हम स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। अग्रजीवा, मध्य जीवा और पश्च जीवा। इन तीन भाग के आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अग्रजीवा के वर्णों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, अग्रीय। अगर हम अग्रीय में आ और ग्रा को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, छोटी ई की मात्रा और ए। इससे निकलता है छोटी ई में जितने वर्ण आते हैं, छोटी ई से सिमिलियर, छोटी ई, बड़ी ई और ए के दोनों वर्ण, ये हो जाएंगे अग्रजीवा के वर्ण। मध्य जीवा में आप उच्चारित करके देखेंगे तो मध्य जीवा से केवल आ वर्ण ही उच्चारित हो सकता है और पश्च जीवा में बाकी जो स्वर बचे हुए हैं वो क्रमशः आ जाएंगे, आ, उ, ओ, आओ। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह भी खुलता है, तो इसके आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण केवल एक ही प्रकार से नहीं होता है, कई आधार पर होता है। इन आधारों को आप आसानी से समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार। तीसरा पॉइंट होगा मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर बात करते हैं इस पॉइंट की, तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर पहला, संवृत। नंबर दूसरा, अर्ध संवृत। अर्ध मीन्स होता है आधा। नंबर तीसरा, विवृत। और नंबर चौथा, अर्ध विवृत स्वर। ये हुए 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण। अब हम इन चारों को लाइन वाइज समझ लेते हैं। संवृत के स्वरों को भी याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। उस ट्रिक का नाम है सुई। सुई में आप देखेंगे ये जो सा होगा इसका मीन हो जाएगा संवृत। अब सा को हटा देने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या बचे हुए हैं, छोटा ऊ और बड़ी ई। तो इससे 4 वर्ण निकलेंगे। छोटा ऊ से छोटा ऊ के 2 रूप, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ी ई से बड़ी ई के 2 रूप, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई। संवृत का अर्थ होता है ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय हमारा मुंह लगभग बंद ही रहता है। इन वर्णों का आप उच्चारण करिए और फिर बताइए कि हाँ ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे
अर्धसंवृत स्वर की। अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा, अर्ध मीन्स होता है आधा, और संवृत में हमने बताया है पहले वाले में कि ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय लगभग मुंह बंद रहता है, लेकिन अर्धसंवृत में ऐसा नहीं है। अर्धसंवृत में हम जब स्वरों का उच्चारण करेंगे तो इस प्रकार के वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह जो है वो थोड़ा सा खुलता है। चाहे तो आप इन वर्णों का उच्चारण करके देख भी सकते हैं। इन वर्णों में आएगा ओ, ए। आपने महसूस किया होगा कि इन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है। विवृत, विवृत में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरी तरीके से खुलता है। इसमें वर्ण आएगा आ। आप इस वर्ण का उच्चारण करिए और फिर बताइए कि क्या आपका मुंह खुलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर जो होता है, जैसे हमने अर्धसंवृत बताया उसी प्रकार अर्धविवृत भी होता है। अर्ध मीन्स आधा, विवृत मीन्स खुला हुआ। इसमें हमारा मुंह खुलता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे आ, आई, औ। अगर आप इन तीनों वर्णों को निकाल ले जा रहे हैं तो बाकी जो वर्ण होंगे वो अर्धविवृत में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक चौथा पॉइंट भी होता है जिसके आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण करते समय हम स्वरों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर पहला, आपने ठीक समझा, वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर में ऐसे स्वरों का उच्चारण होगा जिनको उच्चारित करते समय हमारे ओठ की आकृति जो है वो वृत्त का स्वरूप लेगी। जैसे ऊ, ऊ, ओ, आओ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही है, अतः इन्हें हम वृत्तमुखी स्वर में रखेंगे। और जो आवृत्तमुखी स्वर है उसमें बाकी के 6 वर्ण आ जाएंगे। बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ए, आए। तो हम स्वरों को 4 पॉइंट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने पढ़ा उसका चलिए हम लोग क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। इस टॉपिक में हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हम किसे कहते हैं। सही, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को आमतौर पर 2 भागों में वर्गीकृत करके देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको 3 भागों में वर्गीकृत करके बताया था। स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह। अयोग वाह को हम स्वरों की संख्या में गिनती नहीं करते हैं,
क्योंकि अयोगवा ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या हमने बताई थी 11, व्यंजन हमने बताए थे 33 और अयोगवा हमने बताए थे 2। स्वरों का इसके बाद हमने स्वरों का डिफिनीशन बताया। फिर हमने किन किन आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है उसको डिफाइन किया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनका उत्तर आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। नंबर पहला, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? नंबर तीसरा, समवृत्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ये रहे आपके लिए 3 क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लासेस में हम वर्णमाला के दूसरे पार्ट को भी देखेंगे। धन्यवाद।